हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पहले सेशन में आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। ये जो आपका सेशन आज का है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एनडीए की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस सेशन को डिज़ाइन किया है। इस सेशन में जो भी मैंने चीज़ें डाली हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डाली गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एनडीए एस्पिरेंट्स, ठीक है। जो एनडीए की आप लोग प्रिपरेशंस कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। टाइम वेस्ट नहीं करते, एक जो स्टार्टिंग में चीज़ कहनी चाहिए मुझे कि ये वाला जो चैनल है ना, आप इस defensetheory.com को सब्सक्राइब कर लो। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। डेली एनडीए से रिलेटेड आपको वीडियोस इसमें मिलती रहेंगी आगे भी। और जो बैच में जो बच्चे जुड़ रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ठीक है, आप वहाँ पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। मेरा नंबर है ये 7988480526। वहाँ पे भी डेली पीडीएफ के रूप में और काफ़ी सारी चीज़ों के आपको डाउट्स मैं वहाँ क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पहला सेशन है हिस्ट्री का। आप में से कोई भी हिस्ट्री का अब तक स्टूडेंट नहीं रहा। 10th तक हिस्ट्री पढ़ी है सबने, उसके बाद हिस्ट्री नहीं पढ़ी। दोस्तों, जो इतिहास होती है, हमारा हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री किस चीज़ को कहा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इतिहास होता है ना, इतिहास जो ये शब्द है ये हिस्टोरिका से आया है। और हिस्टोरिका का मतलब होता है कि पहले वाले समय में हुई जितनी भी घटनाएं हैं जो हैपन हुई हैं, घटित हुई हैं, उन घटनाओं को जब लिखित रूप में एक जगह रख लिया जाता है, इस चीज़ को हिस्ट्री कहा जाता है। आई होप हिस्ट्री सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताऊं कि हिस्ट्री के आपके 3 पोर्शन हैं जी। स्टूडेंट्स देखिए, एक लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पर इस प्रकार से। मैं देख लेता हूं कि वहाँ तक वीडियो में आपको क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक सेकंड, हाँ जी आ रहा है। देखिए मैंने एक लाइन खींच ली है, ये यहाँ मैंने बीच में आपका 0 बना दिया है, ठीक है। इस तरीके के स्केल्स हमने बनाए भी हैं, देखे भी हैं, ठीक है। इस साइड वाला जो पोर्शन है ना 1 2 इस तरीके से चलते चलते आज है 2020। इस साइड वाले सारे पोर्शन को एडी कहा जाता है, ठीक है, एडी कहा जाता है। ये जो 0 है ना स्टूडेंट्स, इस 0 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम है ईसा मसीह, ठीक है। क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड जीसस क्राइस्ट जिनको कहा जाता है, ईसा मसीह का जन्म हुआ आपके 0 पे। इसके बाद जो इससे पीछे वाला जितना भी टाइम पीरियड है ना, इसको बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ और बिफोर क्राइस्ट। सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है। अब ये आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ से हमारा जो इतिहास है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको कहा जाता है 2500 BC, ये वाला पॉइंट। और यहाँ एक पॉइंट आता है आपका 712 AD। स्टूडेंट्स, जो ये वाला जो आपका पोर्शन रहता है ना, इस पोर्शन को कहा जाता है प्राचीन भारत, या इंग्लिश में इनको एंशिएंट इंडिया कहा जाता है, ठीक है। 712 से लेकर आपका 1707, राजा सुना होगा औरंगजेब आप लोगों ने, जब उसकी डेथ होती है तब तक इस वाले पोर्शन को आपका मेडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। और इसके बाद वाला जो पोर्शन रहता है यहाँ तक 1961 तक, ये वाला पोर्शन आपका रहता है आपका मॉडर्न इंडिया, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने पोर्शंस में हमारे हिस्ट्री को हमारे इतिहासकारों ने डिवाइड किया है। तो 3 पोर्शन हैं। आज जो हम पहला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे आज एंशिएंट इंडिया के बारे में सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, 2500 से लेकर 712 AD तक। तो आई होप AD और BC वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि 0 से पीछे वाले को BC कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। 0 से आगे वाले को क्या कहा जाता है, आपका AD कहा जाता है। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। सबसे पहला एनडीए की जो हम प्रिपरेशन करेंगे ना, हमें सारा इतिहास नहीं पढ़ना। मेडाइवल इंडिया तो हमें एनडीए में पढ़नी ही नहीं है। एक भी क्वेश्चन मेडाइवल इंडिया का आता नहीं है। वो उसका आपने जब आपका जो
जो देखा होगा पोर्शन जो एनडीए वालों ने बता रखा है कि आपका जो ये सब्जेक्टिव ये सिलेबस है, तो सिलेबस के अंदर भी आपका, माफ़ी चाहूँगा, इंक्लूड नहीं है वो मेडिवल इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया की जो शुरुआत होती है ना, तो हमें उस दौर से भी नहीं पढ़ना कि जब पत्थर से हमने आग की खोज की, जब वेपन्स बनाए। पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वीडियोस मैंने ग्रुप्स में आपको पर्सनली सेंड किए हैं सभी बच्चों को, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका पोर्शन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका पोर्शन रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा आपका। अदर जितनी भी चीज़ें हैं अननेसेसरी थिंग्स आप उन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला हम आज पढ़ रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर। इसकी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा बच्चों। हड़प्पा कालीन सभ्यता हम सब ने नाम सुन रखे होंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन उसको इंग्लिश में कहा जाता है। टाइम पीरियड पूछ ले 2500 से लेकर 1750 बीसी, ये चीज भी याद रखना दोस्तों। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, ठीक है, एक पहला पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सब इधर ध्यान दें, देखिए क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, समझने की जरूरत है आप लोगों को। मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इंडिया है, ये वाला पोर्शन आपका पाकिस्तान का। यहां से दोस्तों एक रिवर जाती है, ये शहर आपका कराची, यहां पर, यहां से बाहर चली जाती है। ये जो रिवर है ना, इसका नाम इंग्लिश में तो इसको कहा जाता है इंडस, और हिंदी में इसको कहा जाता है आपका सिंधु। हिंदी में कहा जाता है सिंधु, इंग्लिश में कहा जाता है इंडस। तो इस जो ये नदी है, इस नदी के किनारे लोग बसे हुए थे। आमतौर पर आप जितने भी बड़े बड़े शहर देखोगे ना, वो सभी शहर आपके किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे दिल्ली यमुना के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या सरयू के किनारे बसा हुआ है, उसी प्रकार से नासिक गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। क्योंकि पहले पानी की आवश्यकता होती थी, और पानी का एक सिर्फ ट्यूबवेल तो होते नहीं थे, तो नदी ही एक सोर्स थी। तो इसीलिए इस नदी के चारों ओर लोग बसे हुए थे, ठीक है। आसपास में छोटे छोटे इन्होंने अपने शहर बसा रखे थे। तो यहाँ एक नदी के किनारे, जो आजकल पाकिस्तान में है, एक शहर था जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक है। क्या नाम था दोस्तों? हड़प्पा, जिस शहर का नाम था। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु रिवर, इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। इस वजह से इसको क्या कहा गया है जी, आपका सिंधु घाटी की सभ्यता भी इस रिवर को, इस जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, इस पूरी सिविलाइजेशन को कहा गया। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इसके होने का पहली बार हड़प्पा नामक की ये कोई सभ्यता है। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के होने का पहली बार क्या प्रमाण है, कैसे पता चला, तो जो हड़प्पा शहर था ना, यहां पर पहली बार खुदाई की गई। उस खुदाई में ये पता चला गया था कि क्या है, कि ये सिविलाइजेशन है, ठीक है। दो चीजें बताइए, किस नदी के किनारे? इंडस रिवर के किनारे। अगर ये पूछ ले एग्जामिनर की इसका कैसे पता चला था, तो जो आपका ये हड़प्पा शहर है, ठीक है, इस हड़प्पा शहर में जो खुदाई हुई थी उसके बाद इसका पता चला था कि ये सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यह पहली नगरीय सभ्यता है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एनडीए में यूपीएससी ने बहुत बार स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रखने का काम किया है कि पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। नगरीय या शहरी सभ्यता जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, क्योंकि काफी सारे आप लोग इंग्लिश के भी हो, तो अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। यह पहली शहरी सभ्यता थी, पहली नगरीय सभ्यता थी। ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। शहरी सभ्यता का नाम आ गया ना, तो मैं एक डायग्राम सा बना के दिखा देता हूँ। इसमें जो रोड थी ना, बिल्कुल स्ट्रेट रोड थी। जैसे देख पा रहे हो कि ये तो मेन रोड होगी, ये घर हो गए, तो एक अच्छे डिजाइंड वे में घर बना रखे थे, ठीक है। अगर ये ग्रामीण सभ्यता होती थी तो दोस्तों घर किस प्रकार से होते, किसी का इतना बड़ा, किसी का इतना छोटा, किसी की एक छोटी दुकान आ गई, फिर इतना बड़ा घर आ गया। जो ग्रामीण, आप लोगों को पता भी है कि गाँव में किस प्रकार के घर होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। तो इनके जो गेट्स थे ना, वो मेन रोड की तरफ ओपन नहीं होते थे घरों के,
ये पॉइंट याद रखना है कि जो घर के गेट थे, घर का जो दरवाजा था, वो लिंक रोड पे, साइड वाली रोड पे जाता था। यहाँ ना दोस्तों नालियाँ होती थी, ये देखिए जैसे ये मैंने यहाँ नालियाँ बना दी। गांव में आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि नालियाँ होती हैं, कि उन नालियों से जितना भी आपका जो सामान होता है वो बाहर चला जाता है पूरे गांव से, पानी वगैरह होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। वेस्ट वाटर ड्रेनेज के लिए काफ़ी एक अच्छा सिस्टम है। तो कभी आप लोगों से पूछ ले एग्जामिनर की ड्रेनेज का कैसा सिस्टम था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो स्टूडेंट्स ड्रेनेज का बहुत ही प्रॉपर मेथड से, नालियों के मेथड से उसका तरीका एक इजाद कर रखा था। तो पहली अर्बन सिविलाइजेशन, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति आए, चार्ल्स मेसन जो व्यक्ति थे 1826 के अंदर, डेट लिख भी रखी शायद, 1826 में इन्होंने खोज की। इनको लगा कि हाँ यार यहाँ एक सभ्यता हो सकती है, यहाँ कुछ है। बट वो जो टाइम पीरियड था, आप लोगों को भी ध्यान होगा, जब 18वीं शताब्दी चल रही थी, 1857 की क्रांति वगैरह आ गई थी, तो उस टाइम इतना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाए। उसके बाद एक व्यक्ति आए, डॉक्टर दयाराम साहनी, ठीक है, डॉक्टर दयाराम साहनी। इन्होंने, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद कर लेना, 1921 में खुदाई करवाई। कब खुदाई करवाई? 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खुदाई करवाई, हड़प्पा शहर की। अगर क्वेश्चन, इसको एग्जामिनर आपसे इस तरीके से इसमें क्वेश्चन करता है कभी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की पहली बार खुदाई किसने करवाई? डॉक्टर दयाराम साहनी ने। कब करवाई? 1921 में, ठीक है। या हड़प्पा शहर की खुदाई कब करवाई? तो वो भी आपका सेम आंसर रहेगा, सिविलाइजेशन और ये। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, मैं क्वेश्चन को, मैं आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बना दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खुदाई थी पहली बार कहाँ की गई थी, तो स्टूडेंट्स आपका आंसर यही आएगा कि पहली बार खुदाई कहाँ की गई थी? हड़प्पा में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों नाम सेम ही हैं। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य, ठीक है, क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसको। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी इतना जितना मैंने आपको करवाया है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जो नेसेसरी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। मैंने मेरे पीछे कुछ 3 चीज़ें लिखी हैं, और आइए अब इन 3 चीज़ों को देखते हैं कि इनमें से भी किस प्रकार से एग्जामिनर ने क्वेश्चन किए हैं और ये चीज़ें जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहला जो वर्ड लिखा है वास्तुकला। वास्तुकला भारत में जो आपका एक भवन निर्माण होता है, जो घर बनाने के जो तरीके होते हैं, उनको वास्तुकला कहा जाता है, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट भी, वास्तुकला के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जो सड़कें थी वो किस प्रकार से थी, वो समकोण काटती हुई चौड़ी बनाई जाती थी। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी स्टूडेंट्स बताया था कि ये इस तरीके से काटती थी एक दूसरे को, ठीक है, मतलब स्क्वायर में, जिसको समकोण कहा जाता है। हिंदी वाले जिसने पढ़ रखे हैं वो समझ गया होगा, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना गया है? ऑक्सफोर्ड मेथड लिख भी रखा है। देखिए ऑक्सफोर्ड मेथड तरीके से जो सड़कें थी, उन सड़कों को डिवाइड किया जाता था, काटा जाता था, और फिर वहाँ पर साइड में इनके घर बनाए जाते थे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को अब तक बता दी थी। देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ कह रहे हैं कि सड़कों के साइड में नालियाँ मौजूद थी। सड़कों के साइड में नालियाँ मौजूद थी, ठीक है जी दोस्तों। ये यहाँ पर इस क्षेत्र में आपके सड़कों के साइड में, गांव देहात में जो बच्चा रह रहा होगा वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि नालियाँ किस काम के आती हैं। जितना भी वेस्ट पानी होता है उसको बाहर निकालने के काम आती हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि घरों में कमरे, रसोई घर, स्नान घर और बीच में आंगन थे। मतलब सारी चीज़ें ही घरों के अंदर होती थी, और इसी वजह से स्टूडेंट्स इस सभ्यता को क्या कहा गया था कि ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, पहली शहरी सभ्यता है। आई होप वास्तुकला की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 1-2 चीज़ें और हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इनमें घर बनाने के लिए ना ईंटों का प्रयोग होता था। जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था, ईंटों का। और जो ईंटों को पकाने की जो जब ईंटें जो गर्म की जाती थी, और उसको क्या कहा जाता है? टेरिकोटा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किस विधि के द्वारा या किस चीज़ के द्वारा ईंटों को पकाया जाता था। तो जी टेरिकोटा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट्स, इसको भी याद रख लेना। टेरिकोटा से उनको पकाया जाता था ईंटों को, ठीक है। यहाँ पे ना 2 मंजिला घर के साक्ष्य भी मिले, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो मंजिला घर भी थे, सभी नहीं बट कुछ घर दो मंजिला भी थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद कृषि की बात करते हैं। अब तक हमने बात कर ली कि वो लोग किस प्रकार से घरों में रहते थे। अब भाई जब वो घरों में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खाएंगे कुछ, ठीक है, बट वो लोग मांसाहारी नहीं थे, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये लोग किस चीज़ का उत्पादन करते थे? चावल के उत्पादन में, और चावल को क्या कहा जाता है? राइस कहा जाता है। दोस्तों चावल के उत्पादन में बड़े श्रेष्ठ थे, कृषि में चावल का उत्पादन ये लोग करते थे। नेक्स्ट क्या है कि बाजरा, जो बाजरा है वो बाजरा कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। और लोथल कहाँ है आपका? दोस्तों लोथल शहर आपका गुजरात के अंदर है, ये चीज़ भी आप लोग याद रख लेना। इसके बाद विश्व में सबसे पहले कपास कहाँ उगाई गई थी? तो इन्हीं लोगों के द्वारा विश्व में सबसे पहले कपास उगाई गई थी। सिंधु जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग गए थे, ठीक है। यहाँ पर एक हल भी मिला है। अब खेती होगी, खेती किसी ना किसी तरीके से तो की जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हल होने के, हल क्या होता है आप लोगों को शायद आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। जो हल था, हल कहाँ मिला है? ये हल कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? ये आपका राजस्थान के अंदर है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा में हल होने के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ यहीं पर जूते हुए खेत व सरसों, जो खेत को हम जोत देते हैं तब उसमें इस प्रकार से लाइनें बन जाती हैं, जैसे ये कोई खेत हो, इस प्रकार से जब लाइनें बन जाती हैं, उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आपके कालीबंगा में मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ है? आपका राजस्थान के अंदर है। दूसरा, पाकिस्तान के बहावलपुर में मिट्टी का हल मिला है, और यही हल भारत के बन्नावाली में भी मिला है, ठीक है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, बहावलपुर और बन्नावाली। बन्नावाली जो है ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा का फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आपका बन्नावाली है। यहां पर हल के साक्ष्य मिले हैं जोते हुए खेतों के। इसके बाद हम बात करते हैं पशुपालन की, ठीक है। ये लोग पशुपालन में भी बड़े अग्रणीय थे। इन्होंने अपने चित्रों के द्वारा, फोटोज के द्वारा बहुत बार ये दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से मैं ये कहूँ कि इन्होंने जानवरों को जाना, पहचाना, किन किन का यूज़ किया, ठीक है। तो देखिए आपसे दो चीज़ पूछी जाएंगी। पहले मैं बता देता हूँ कि ये लोग घोड़े और हाथी, इन दोनों से बहुत ज़्यादा परिचित थे। इनको पता था कि किस प्रकार से घोड़े काम करते हैं और किस प्रकार से हाथी, ये एक जानवर है, बट इनको ये अपने डोमेस्टिक यूज़ में अब तक इनको नहीं लेके आए थे। तो दोस्तों देखिए ये जो शहर है श्वरकोटदा और दूसरा राणा घुड़ई, ठीक है, यहाँ पर घोड़ों की अस्थि पंजर मिले हैं। यूपीएससी क्वेश्चन कर चुका है, अस्थि पंजर घोड़े के कहाँ मिले? तो कहाँ मिले? सूरकोटदा में मिले। दूसरा, घोड़े के जबड़े कहाँ मिले? तो जी आपके इस क्षेत्र में घोड़े के जबड़े मिले। ये स्टूडेंट्स आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, इनको जंगली जानवरों का ज्ञान था, मतलब ये लोग समझ चुके थे कि ये जानवर हमारे लायक है और ये जानवर नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो शेर होता है, शेर के बारे में अब तक ये नहीं पता चला कि उस समय में शेर इनके क्षेत्र में थे या नहीं थे। कोई भी अवशेष अब तक किसी भी क्षेत्र से नहीं मिले। बाकी घोड़े, हाथी, इन सब के अवशेष मिल चुके हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हड़प्पा सिविलाइजेशन की समझ में आ गई होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दूं। नेक्स्ट सेशन में आप वैदिक सिविलाइजेशन करेंगे। तो अब तक हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। अब जो हमारी कुछ एक चीज़ें बच गई हैं स्टूडेंट्स, हम उनके बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अब जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में आप फटाफट से जान लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम व्यापार की बात करते हैं। हमने अब तक पशुपालन कर लिया है, कृषि कर ली है, अब व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ना, ये लोग ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा आगे थे, बट ये लोग क्या करते थे कि उस समय में मोहरें नहीं थी, मतलब जो पैसा था आपका, पैसा नहीं माना जाता था, पैसा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, इनको पता ही नहीं था पैसे का, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लेना कि पैसे के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हड़प्पा सिविलाइजेशन से। ये लोग व्यापार कैसे करते थे? जैसे मेरे पास ये पेन है, मार्कर है, ठीक है, मुझे ये स्पेक्स लेना है, चश्मा लेना है किसी दुकान से, तो मैं मेरा मार्कर उसको दे दूंगा और उसकी जगह मेरा ये चश्मा ले लूँगा। तो इस तरीके की चीज़ें उस टाइम में स्टूडेंट्स होती थी कि
आदान प्रदान होता था चीज़ें का। आइए देखते हैं व्यापार में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। क्रय विक्रय मतलब लेने और देने, ठीक है, लेन देन को क्रय विक्रय कहते हैं। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था और इसको क्या कहा गया, बार्टर सिस्टम इसको कहा गया। वस्तु विनिमय वही सिस्टम जो भी मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई चीज़ ज़रूरत की चीज़ है तो मैं आपको दे दूं या आप मुझसे ले लें, ठीक है। इसके बाद एक मोहरबंदी मिली है जी आपके लोथल में से, ठीक है। लोथल जो है आपका गुजरात के अंदर है और यहाँ मोहरबंदी का मतलब एक स्टैंप मिली है। ये लोग किस प्रकार से व्यापार करते थे, जैसे मैं उदाहरण दूं कि किसी ने अनाज की बोरी दे दी तो वो अपनी खुद की मोहर बनाता था, गरम करता था और उस मोहर को उसके ऊपर चिपकाने का काम कर देता था कि ताकि ये पता चल जाए कि ये मोहर, ये चीज़ उस व्यक्ति की है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो मोहरबंदी कहाँ से मिली, लोथल से मिली। और दोस्तों जो यहाँ मिली ना, इस पर एक इस प्रकार का कुछ बना मिला है और ये आई होप आप समझ पा रहे होगे कि किसका निशान है। ये एक बोट का निशान है। अब लोथल है, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर था हड़प्पा सभ्यता का। तो वहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि ये नाव बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे और उस ज़माने में जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, ना सिर्फ ज़मीन के रास्ते से बल्कि आपके समुद्र के रास्ते से भी उस ज़माने में व्यापार होता था। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो में 2 पहिए वाली एक गाड़ी मिली, 2 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो के अंदर। और ये चुनहुदड़ो में 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले, मतलब इन लोगों ने पहिए की खोज कर ली थी। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, पहिए की खोज इन्होंने कर ली थी। उसके बाद इसके बाद स्टूडेंट्स मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर नाव का चित्र मिला। मैंने बताया लोथल में भी मिला और वही चित्र आपका मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के अंदर है यहाँ पर भी मिला। इसके बाद इन लोगों को चांदी की जानकारी थी, ये लोग चांदी का व्यापार भी करते थे। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ये लोग कहीं से साक्ष्य मिले हैं कि चांदी की इन लोगों को नॉलेज थी। तो ये चीज़ आपको करेक्टली स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अंतिम संस्कार की। स्टूडेंट्स ये लोग अंतिम संस्कार 3 तरीके से करते थे। नंबर 1 जिसमें पूरी बॉडी को जला दिया जाता था और बचे हुए अवशेषों को, जो चीज़ें बच जाती थी उनको फिर ये दफना देते थे, जो कहीं ना कहीं आपके हिंदू रिचुअल्स से मेल खाता है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या करते थे, पूरी बॉडी को ये लोग दफनाने का काम करते थे, जो कहीं ना कहीं आपके जो मुस्लिम रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करता है। और नंबर 3 पे जो था आपका, ये लोग जानवरों के लिए बॉडी को छोड़ देते थे, जानवर उस बॉडी को खा लेते थे और उस बॉडी को खाने के बाद, शायद आपने एक मूवी देखी हो मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की, वहाँ पर इस तरीके का कुछ सीन आया था। तो जब वो लोग उस बॉडी को खा लेते थे और फिर जो चीज़ें बच जाती थी उनको दफनाने का काम करते थे मिट्टी के अंदर। तो कुछ इस प्रकार के इनके रिचुअल्स थे, इस प्रकार की चीज़ों को फॉलो करते थे। आइए देखते हैं। एक कब्र में ये एक ही व्यक्ति को दफनाते थे, एक कब्र में, एक ताबूत में एक व्यक्ति को ही रखते थे, परंतु 2 जगह कालीबंगा और लोथल, यहाँ पर एक कब्र में 2-2 व्यक्तियों को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं जी। एक कब्र में 2-2 व्यक्तियों को दफनाने का काम हुआ है। इसके बाद रोपड़ है, ये आपका पंजाब में है, ठीक है। रोपड़ का स्टूडेंट्स आपका पंजाब में है। यहाँ पे मनुष्य और कुत्ते दोनों को दफनाया गया है। क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है कि आदमी को और आदमी के साथ उसके पालतू जानवर कुत्ते को कहाँ पर एक साथ दफनाया गया, तो रोपड़ के पंजाब में एक साथ दफनाया गया। लिपि की बात करते हैं। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आप साथ के साथ नोट्स बना लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपका होमवर्क भी चेक करूँगा, वहाँ आप मेरे पास सेंड भी कर देना। लिपि की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम, भारत में जो म्यूज़ियम है, जो म्यूज़ियम्स की स्थापना की गई है इनके द्वारा की गई थी। तो इन्होंने हड़प्पा की लिपि को ब्राही लिपि से जोड़ा था। ब्राही लिपि को सबसे पुरानी लिपियों में से एक माना गया है और इस लिपि से जोड़ा था किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। दोस्तों जो ये लिपि थी ना, ये बहुचित्रात्मक लिपि थी और कहाँ, दाएं से बाएं। इंग्लिश वालों के लिए लिखूं तो आपके राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से लिखते थे। बहुचित्रात्मक का मतलब होता है बहुत सारे चित्र। देखिए मैं अगर इनकी लिपि लिखने की कोशिश करूं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये कौन सा पोर्शन है मेरे लिए, ये कौन सा पोर्शन रहेगा राइट, ये कौन सा पोर्शन रहेगा लेफ्ट, ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से ड्रॉ करते थे। ये पेड़ बना दिया, ये कोई जानवर बना दिया,
फिर पेड़ बना दिया, फिर कोई हंटिंग टूल बना दिया इन्होंने, ये कोई व्यक्ति बना दिया, फिर पेड़, जानवर, और यहाँ कुछ रस्सी टाइप की। तो इस तरीके के फ़ोटोज़ के साक्ष्य काफ़ी सारी जगहों से मिले थे। तो इन आधारों पर हमारे साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये जो लोग थे ये बहुचित्रात्मक लिपि का यूज़ करते थे, और दैट वाज ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आज के इस हिस्ट्री के सेशन में इतना ही रहेगा। कल सेकंड वीडियो आपकी एग्जैक्ट सेम टाइम 10 बजे लाइव आप लोगों को मिलेगी। लाइव सेशन लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, लाइव सेशन आप लोग लगाया कीजिए। मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि 8 बजे मैं आप लोगों को एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा जल्दी से जल्दी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करने का काम करें, जो चीज़ें कहीं है नोट करें। और वापस से मैं कह देता हूँ कि मैंने मेरा नंबर आप लोगों को वापस से एक बार दे देता हूँ मैं वीडियो में, ताकि आप लोग उस नंबर पे कॉल करें और मैं आपको जो मेन ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन कर सकूं। 7988480526। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं आपको जो भी मेन ग्रुप रहेगा उसके अंदर मैं ज्वाइन करने का काम करूँगा। तो आई होप जेंटलमैन आज के लिए इतना ही रहेगा इस सेशन में। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।